नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना इम्पोर्टेंट अध्याय है अध्याय 7 शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली में इसका जो एम्स है उसका जो प्रमुख कार्य, इसका शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं EMIS। एम्स यानी सूचना एकत्रित और विश्लेषण प्रणाली है ये अपनी एम्स है। ये जो न्यूपा को बाद में किस में डिवाइड कर दिया गया था, निपा में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन पहले ये न्यूपा था। न्यूपा द्वारा जो प्रायोजित की जाती है ये एम्स प्रणाली राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, पहले इसका नाम ये रखा गया था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये न्यूपा की अपनी फुल फॉर्म है, जो मैंने पहले आपको बता दी थी। ये स्थापना होती है 1962 में। इसको एशिया के क्षेत्र में, पहले तो ये था पूरे विश्व में यूनेस्को के केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, लेकिन बाद में इसको 1965 में 3 साल बाद, 1962 के बाद में 3 साल बाद 1965 में इसको क्या किया गया, एशिया शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के रूप में इसको प्रतिस्थापित किया गया था 1962 में, 1962 में तो क्या था, सभी का था ये यूनेस्को केंद्र के रूप में। लेकिन एशिया के क्षेत्र में जो एशियाई देश थे उन्होंने क्या किया, एशिया के क्षेत्र में जो योजना और प्रशासन संस्थान है इसका नाम रखा 1965 में। फिर भारत सरकार के द्वारा 4 साल बाद यानी कि 1969 में इसको क्या किया, 4 साल बाद भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। इसका न्यूपा का नाम इसका परिवर्तित करके कर दिया गया राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन कॉलेज। पहले क्या था, संस्थान था जो एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान था, उसी का नाम परिवर्तित कर लिया गया। पहले भारत सरकार ने इसको अधिग्रहण किया यानी अपने अंतर्गत लिया, उसके बाद भी इसका नाम परिवर्तित किया और परिवर्तित करने के बाद में इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन कॉलेज। फिर डेट आती है 1989 की, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान है, इसका निपा नाम रखा गया। नोट, अगस्त 2006 में क्या हुआ, भारत सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। जो पहले संस्थान था अब इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया निपा को भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2006 में। अब देखो, वर्तमान में न्यूपा के 8 भाग हैं। इनमें से एक है जिसको हम पढ़ रहे हैं एम्स, जिसमें प्रमुख इसका फंक्शन होता है भारत में जितनी भी शैक्षिक प्रबंध प्रणाली को विकसित तथा सुदृढ़ बनाना, यानी जितनी भी जो संस्थाएं हैं, जितने भी जो स्कूल हैं, उनके जो डाटा एकत्रित करके ये प्रदान करेगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। ये सभी जो अपने विश्वविद्यालय के जितने भी डाटा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जाते हैं, तो जाने का जो सारे डाटा को एकत्रित करने का काम इसका है एम्स का। तो पहले न्यूपा के हैं 8 भाग। 8 भाग में सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये EMIS यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके नीचे 2 स्तर है, एक तो SSA आता है, एक रमसा आता है। SSA अपना सर्व शिक्षा अभियान का क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत इसकी जितनी भी सूचनाएं वो EMIS के पास जाती हैं। रमसा की जितनी भी सूचना है यानी प्रपत्र, इसमें क्या होता है, एक प्रपत्र होता है, प्रपत्र को भरकर फिर इसमें पूरी डिटेल होती है, उसमें इसको एम्स को भेजा जाता है, जिसमें 1 से लेके 8 तक होती है, इसमें 9 से लेके 12 तक होती हैं। SSA के अंतर्गत ये अपनी आती हैं डाइस और एक आती है सिम्स। ये सिम्स है और ये डाइस है। सिम्स भी इसके अंतर्गत आती है और डाइस भी इसके अंतर्गत आती है। डाइस के अंदर कौन से डाटा किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाले जितने भी डाटा हैं वो इसके अंदर एकत्रित किए जाते हैं। फिर ये सूचनाएं आती है वो एक प्रपत्र के माध्यम से एम्स को भेजी जाती हैं और ये एम्स क्या करती है, इन सूचनाओं को यहाँ से ग्रहण करके एक कंप्यूटर में डाल के सूचना इनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको भेज दी जाती हैं। सिम्स और डाइस और जो सिम्स है, इन दोनों को पहले मैंने बताया था कि 2012 और 13 में अभी इसको UDIS के नाम से हम जानते हैं, विलय कर दिया गया। पहले इन दोनों को अलग अलग रूप से, एक ये अपना डाटा भेजता है, ये अपना डाटा भेजता है, दोनों पहुंचते यहाँ पे, लेकिन बाद में 2012-13 में भारत सरकार ने इन दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया और इसका नाम क्या कर दिया, UDIS कर दिया है। 2006 में रिपोर्ट आई है एम्स की, रिपोर्ट का जो नाम था वो है हम कहाँ पर खड़े हैं। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी जिस पे ये रखा गया था। इसने रिपोर्ट दी थी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, 2006 की है ये। तो ये आप पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि रिपोर्ट में क्या दिया गया। तो इसमें ये रखा गया था कि हम कहाँ खड़े हैं। एम्स के जो प्रमुख अव्यय तत्व है, ये कौन कौन से तत्व हैं, एक तो एम्स में विश्वविद्यालय स्तर पर कौन से होती हैं कि सूचना एकत्रित की जाती है। विश्वविद्यालय स्तर पर क्या करेगा ये एम्स, इसमें सूचना एकत्रित करके रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उस रिपोर्ट की जो है विश्लेषण किया जाता है, उसके अनुसार ही क्या होंगी, नई योजनाओं का निर्माण करेगा। एक तो ये तत्व है इसका। दूसरा है पिम्स। एम्स के बाद में PMIS यानी पिम्स आएगा, जिसमें परियोजना की जो नई परियोजना बनाई है, जितनी भी योजनाएं उनकी कैसी प्रगति चल रही है, उसका भौतिक और जो वित्तीय सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करने का काम किसका होता है, पिम्स का होता है। एक मिम्स होता है, मिस सेल।
इसको मिस सेल भी बोलते हैं। ये एक प्रकोष्ठ प्रकार की है जिसमें एसएसए के तहत यानी सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत आता है। राजस्थान के जो सभी जिलों हैं इनमें 2 मिस सेल है। राजस्थान के सभी जिलों में क्या है, 2 प्रकार की मिस सेल है, यानी 2 मिस सेल है जिसमें सभी को क्या की जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट जो तैयार होती है वो प्रतिमाह भी होती है और त्रैमासिक भी होती है, यानी प्रतिमाह भी बनेगी और त्रैमासिक के आधार पर भी बनेगी और ये परिषद मुख्यालय को भेज दी जाती है। समझ में आ गया। इम्स कैसे किस प्रकार से तत्व है इसके। एक तो इम्स में विश्वविद्यालय स्तर पर क्या करेगा, विश्वविद्यालय पर सूचना को एकत्रित करेगा, उसके बाद में रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण होने के बाद में नई जो योजनाएं हैं वो किस रूप से बनती है, इसी के आधार पर ये पूरी नई योजनाएं एम्स के आधार पर ही बनती है। तो पिम्स का क्या काम करेगा, जितनी भी परियोजनाएं जो प्रगति पे है उनका और अधिक प्रगति करना, यानी कि उनका सुधार करना, भौतिक और वित्तीय सूचनाओं को एकत्रित करने का काम किसका है, पिम्स का है। उसके बाद में मिस सेल जिला स्तर पे आ गई। तो सभी जिलों में दो मिस सेल होती है जो क्या करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। जितने भी विद्यालय है गवर्नमेंट के अंदर में अंतर्गत आते हैं या फिर गवर्नमेंट जिनको मान्यता प्रदान कर दी गई है उनके को रिपोर्ट तैयार करता है। जो रिपोर्ट तैयार होती है वो प्रतिमाह भी हो सकती है और त्रैमासिक, प्रतिमाह बनती है और त्रैमासिक बनती है। और ये जो रिपोर्ट तैयार करता है ये मिस सेल है जी, ये रिपोर्ट तैयार करेगा, ये अपनी रिपोर्ट भेजता है परिषद मुख्यालय को। मिस सेल है वो सर्व शिक्षा अभियान एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान की मॉनिटरिंग में क्या करता है, सहायता करता है, क्योंकि इसने सभी जो रिपोर्ट तैयार की हैं तो ये मॉनिटरिंग में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एसएसए की जो मॉनिटरिंग में सहायक काम कौन करता है, तो मिस सेल का काम होता है। जो सभी जिलों में 2 मिस सेलें हैं। इसमें जो जिला स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर और मंत्रालय स्तर पर, ये तीनों स्तर पर जो एसएसए है इसका कार्य 4 प्रकार के यूजर्स इसमें काम करते हैं। ये एसएसए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, इसलिए जिला स्तर पर भी होगा, राज्य स्तर पर भी होगा और मंत्रालय स्तर पर भी होगा। समझ में आ गया। इसमें 4 प्रकार के यूजर्स होते हैं। तो डाटा एंट्री होती है, एक डाटा अप्रूवर होता है, एक रिपोर्ट पर्यवेक्षक होता है, एक प्रबंधक होता है। 4 प्रकार के यूजर है। एक तो डाटा एंट्री, डाटा अप्रूवर, एक रिपोर्ट पर्यवेक्षक, एक प्रबंधन। ये 4 प्रकार के यूजर होते हैं सर्व शिक्षा अभियान में। अब हम पढ़ेंगे डाइस होता है शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि जिला में जितनी भी सूचनाएं हैं वो क्या करना, आगे इम्स के अंतर्गत पहुंचाना, इसे बोलते हैं डाइस। आपने पढ़ा यू डाइस और यू डाइस के अंतर्गत ही आता है। अब इसको जोड़ दिया गया 2012 और 13 में। तो शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र विद्यालय के भौतिक व मानवीय संसाधनों की सूचना एकत्रित करने की प्रणाली को क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। यानी जितने भी विद्यालय में जो भौतिक और मानवीय संसाधन है उनके बारे में सूचनाएं देने का काम यानी सूचना एकत्रित करता है ये डाइस। देश के सभी विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की सूचना एक प्रपत्र के द्वारा भरी जाती है, यानी कि इस डाइस ही क्या करता है, एक प्रपत्र को भरता है। डाइस का काम होता है कि जितने भी विद्यालय हैं उनमें मानवीय साधन, भौतिक साधन कैसी स्थिति है, तो सभी प्रकार की जो वास्तविक स्थिति है वो डाइस के माध्यम से एम्स में पहुंचती है और एम्स के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी है डाइस। ये डाइस का महत्वपूर्ण रोल होता है। डाइस योजना 1995 में यूनिसेफ में इसको जोड़ दिया गया है। न्यूपा के माध्यम से क्या हुआ, इसका संचालन हुआ था सर्वप्रथम 1995 में। पहले यह यूनिसेफ में था, फिर न्यूपा के माध्यम से इसका संचालन होता है। अब ये चल रही है, डाइस योजना चल रही है न्यूपा के माध्यम से अपने भारत में। संचालन इसका एएमसी विभाग के द्वारा किया जाता है और ये भारत सरकार के अधीन आता है। तो एएमसी को सूचना प्रदान करता है ये डाइस। तो डाइस क्या होगा, एएमसी के अंतर्गत ही करता है। तो संचालन कौन करेगा, अगर संचालन आ जाए कि डाइस का संचालन कौन करता है तो ईएमएस विभाग करता है, या फिर भारत सरकार का नाम आ जाए तो भारत सरकार आएगा। लेकिन पहले ये इसके अंतर्गत आती है तो पहले इसका नाम आएगा, उसके बाद में भारत सरकार का नाम आएगा। 2012-13 में भारत सरकार के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा और सिम्स को माध्यमिक यानी यू डाइस में क्या दोनों को जोड़ दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा पे क्या थी, डाइस थी, और सिम्स था माध्यमिक था। ये दोनों का काम क्या था, आंकड़ों को एकत्रित करना और इम्स तक पहुंचाना। अब इन दोनों को एक कर दिया, डाइस और सिम्स दोनों एक हो गई, इनका नाम पड़ गया यू डाइस। इनका क्रियान्वयन होता है एसएस व रमसा के द्वारा किया जाता है। जो नोडल एजेंसी होती है वो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर में स्थापित है। यू डाइस का क्षेत्र है वो कितने जिले आते हैं, संपूर्ण यानी यू डाइस है वो संपूर्ण 33 जिलों के अंतर्गत इसमें इसका कार्य होता है। ये समस्त सरकारी स्कूलों, देखो कार्य कहाँ करेगी यू डाइस, यानी जो सूचना एकत्रित है वो कहाँ करती है, एक तो समस्त जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें और गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें भी मान्यता प्राप्त, देखो इनको भी याद करना आपको, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त है जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उन सभी की जो देख रेख है, सूचना को एकत्रित करना है, वो किस प्रकार से काम करनी है, वास्तविक स्थिति पहुंचाने का काम कौन करता है, यू डाइस का काम करता है। यानी यू डाइस का क्षेत्र कितना हो गया, विस्तृत रूप से हो गया, 33 जिलों में है।
कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी विद्यालय हैं उनमें मदरसा बोर्ड है, उनमें भी इनका काम है। और 6 घंटे की जितनी भी शिक्षण कार्रवाई सभी स्कूलें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं इसके कार्य क्षेत्र में। तो यूडाइस का कार्य क्षेत्र क्या हो गया, जितने समस्त जो सरकारी स्कूल है उनमें, गैर सरकारी स्कूल है उनमें, गैर मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त या कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी विद्यालय आ गए। मदरसा बोर्ड भी इसमें शामिल है। और जहाँ पर 6 घंटे तक शिक्षण की कार्रवाई हो रही है, यानी कार्य 6 घंटे तक शिक्षण करवाया जा रहा है, वो सभी स्कूल इसमें क्या कर लिए गए हैं, यू डाइस के क्षेत्र में आती हैं। डाइस की जो प्रेषित प्रणाली है, यानी किस प्रकार से काम करती है, उसको देखते हैं। पहले डाइस विश्वविद्यालयों द्वारा भरी जाती है। यूडाइस है, यूडाइस का एक प्रपत्र होता है, वो क्या करता है, जो विश्वविद्यालय होता है उसके द्वारा वो भर दी जाती है। उसके बाद में ये जो है प्रपत्र, ये जो प्रपत्र है ये भर के विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा जाता है नोडल केंद्र में। नोडल केंद्र के बाद में BRCF कार्यालय होता है, वहाँ पे पहुँचा जाता है। फिर BRCF, अभी तक तो ये क्या था, एक प्रपत्र के रूप में था। फिर BRCF ऑफिस में जाके ये कंप्यूटर में इसकी एंट्री कर दी जाती है। फिर इस डाटा को क्या कर दिया जाता है, कंप्यूटर में फीड। फिर इसको फीड करने के बाद में भेजा जाता है DPC कार्यालय में, यानी जिला स्तर पर कार्यालय होता है DPC। उसमें इसको विद्यालय का जो प्रोग्राम है, जितने भी जो इन्होंने प्रपत्र भेजा है वो यहाँ पहुँच गया, DPC कार्यालय में पहुँच गया। उसके बाद में ये जाता है राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर को, यानी सबसे जितने भी जो है प्रपत्र है वो सभी कहाँ हो जाएंगे, जयपुर में। राज्य स्तर पर जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर में है वहाँ पे भेजी जाती है। फिर यहाँ पे जो सूचनाएं हैं वो एम्स विभाग है, जो एम्स विभाग है उसको भेज दी जाती है सूचनाएं। तो यहाँ पे पहुँच गई। ये देखो किस रूप से, पहले ये विद्यालय से चली, जो प्रपत्र है वो विद्यालय से चला है। विद्यालय के बाद में गया नोडल केंद्र, नोडल केंद्र से गया फिर BRCF कार्यालय में। फिर इसमें डाटा क्या कर दिया जाता है, कंप्यूटर में फीड करके फिर आगे उसको पहुँचाया जाता है DPC कार्यालय में। DPC कार्यालय होता है अपने जिला स्तर पर। जिला स्तर के बाद में ये कार्यालय जयपुर में पहुँचाया जाता है। फिर जयपुर से ये जाएगी एम्स विभाग में, और एम्स विभाग इसको पहले भेजेगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। तो ये इस प्रकार से ये अपना कार्य करती है। यूडाइस की स्कूल में से न्यूपा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जो अभी पढ़ी वो ही है। इसमें प्रारंभिक में राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक विद्यालय का नाम है पनोतर चौहटन में एक विद्यालय है, उसकी जो प्रपत्र है वो चला। फिर नोडल केंद्र पहुंचा, फिर जिला स्तर पर गया, फिर राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर में गया, फिर यूनिसेफ UNO में, यहाँ पे न्यूपा है ना, न्यूपा EMC दिल्ली में, वहाँ पे जाता है। फिर उसके बाद में न्यूपा EMC दिल्ली के जो प्रपत्र भेजा है उसके बारे में जो डाटा एंट्री करने के बाद में ये न्यूपा EMS जो कार्य कर रहा है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक की, IMS है, IMS भेजता है। एक तो MHRD दिल्ली में भेजता है, एक UNO में, यूनिसेफ में भेज देता है, यानी कि डाटा यहाँ तक चले जाते हैं। ये है पूरा यूडाइस स्कूल से न्यूपा तक किस प्रकार से जो प्रक्रिया वो पहुँचती है। डाइस स्कूल में 30 सितंबर तक, यानी कि जो प्रपत्र भरा है वो कहाँ कब तक चलेगा, 30 सितंबर तक भरी जाती है। उसके बाद में DO ऑफिस में ये 30 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं, यानी 30 सितंबर तक तो लास्ट डेट है कि इस टाइम तक प्रपत्र भेज सकते हैं। उसके बाद में जो DO ऑफिस है वहाँ पे जमा कब करवाएंगे, 30 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। अब डाइस के प्रमुख कोड होते हैं, तो कोड कैसे हैं, इसमें 2 प्रकार के कोड होते हैं। एक तो डाइस कोड होता है, एक जिला कोड होता है। डाइस कोड होता है उसमें खाँचे, ये जो खाँचे बोलते हैं, खाँचे बोलो या फिर कॉलम बोलो, तो इसमें ये 7 प्रकार के कॉलम हैं। जो ब्लॉक वार्ड, जो ब्लॉक या ब्लॉक को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वार्ड को दर्शाएंगे। और स्कूल का कोड अलग अलग होता है सभी का, स्कूलों का कोड, तो वो इसमें भरे जाते हैं। जिला कोड में 4 आएंगे, राज्य जिला का कोड आएगा, राज्य का कोड आएगा और जिले का कोड आएगा। 4 है इसमें, 1 2 3 4, ये कॉलम याद रखने हैं आपको। इसमें 7 है, इसमें जिला कोड में 4 है, डाइस कोड में कितने, 7 है। उसके बाद में देखो डाइस के जो उद्देश्य हैं तो आपको समझ गए, पता ही लग गया होगा कि प्रपत्र की सूचनाओं को कंप्यूटर में संग्रहित करना, शैक्षिक सुधार नीतियों का निर्माण करना, आवश्यकता का पता लगाना, उसकी सभी प्रकार की जितनी भी आवश्यकता है उनका पता लगाना, और इसका उपयोग क्या है, शैक्षिक स्थिति का आकलन करने में और शैक्षिक नियोजन में इसका क्या है, प्रमुख रूप से उपयोग होता है। डाटा कंप्यूटर फॉर्मेट, अब एक नाम आता है डाटा कंप्यूटर फॉर्मेट, DCF होता है सूचना संकलन प्रपत्र, जिसमें डाइस की सूचनाओं का एक प्रपत्र है होता है ये, जिसमें ऐसे रमसा में इसको क्या करवाया जाता है, जमा करवाया जाता है। DSC प्रपत्र हुआ है वो क्या करता है, इसकी स्पेलिंग चेकिंग होती है, वो DPC या जिला परियोजना समन्वयक होता है DPC, वहाँ पे इसको स्पेलिंग चेक होती है। कम से कम 10 प्रपत्र ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है डाटा कंप्यूटर फॉर्मेट, DCF सूचना संकलन प्रपत्र होता है, जिसकी स्पेलिंग चेक होती है, वो DPC ऑफिस में होती है। और DPC एक प्रकार का क्या होता है, प्रपत्र होता है, जो डाइस की सूचनाओं का प्रपत्र जो कहाँ पहुँचा है, जमा करवाया जाता है, SSA व रमसा में जमा करवाया जाता है। यू डाइस का देखो नमूना पत्र, ये अपना राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद का लोगो है।
उसके बाद में यूडाइस, देखो यूडाइस का शैक्षिक सत्र 2014-15 कक्षा 1 से 12 तक इस प्रकार का देखो प्रपत्र, अभी तक प्रपत्र पढ़ रहे हैं हम, तो इस प्रकार का प्रपत्र बनाया जाता है सभी स्कूलों के द्वारा। विद्यालय का पूरा नाम इसमें लिखा जाता है, डाइस कोड लिखा जाता है जिसमें ब्लॉक और गांव का हो गया, वार्ड का हो गया, विद्यालय का हो गया। राजस्व ग्राम का नाम या वार्ड संख्या इसमें रखी जाती है। राजस्व ग्राम वार्ड का जनगणना कोड इसमें लिखा जाता है। राजस्व ग्राम प्राथमिक शिक्षा के नोडल विद्यालय का शैक्षिक ब्लॉक का नाम, जिले का नाम, जिला कोड, राज्य और जिला, तो जिला कोड आ गया, राज्य और जिला इसमें। निदेशालय प्राथमिक शिक्षा राजस्थान और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। ये तो सर्व शिक्षा अभियान है, सब पढ़े सब बढ़े। ये राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर के अनुसार, ये ऐसे आपको जानकारी के लिए बताया मैंने लास्ट वाले। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एम्स किसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होता है, तो न्यूपा के द्वारा होता है। विद्यालय स्तर की सूचनाएं यूडाइस में किसके द्वारा भरवाई जाती है, तो एम्स के द्वारा भरवाई जाती है। एम्स कार्य योजना के विद्यालय स्तर पर जो प्रपत्र भरवाया जाता है वह होता है यूडाइस। यूडाइस कार्यक्रम किस सत्र में भरवाया जा रहा है, तो किस सत्र से भरवाया जा रहा है, तो ये 2012-13 से भरवाया जा रहा है। न्यूपा का प्रमुख कार्य होता है योजना व प्रशासन का काम। भारत सरकार का एमसीआरडी मंत्रालय शिक्षा से संबंधित सूचनाएं कहाँ से प्राप्त करता है, तो एम्स से प्राप्त करता है। एम्स का प्रमुख कार्य होता है यूडाइस भरवाना। माध्यमिक विद्यालय में एम्स द्वारा भरवाई जाने वाली डीसीपीएफ का नाम क्या है, सिम्स है। यूडाइस भरी जाती है सरकारी स्कूलों में, यूडाइस भरा जाता है 30 सितंबर तक, इसको लास्ट तक भर सकते हैं। यूडाइस में कोड नहीं होता, तो यूडाइस में कौन सा कोड नहीं होता है, एक तो डाइस कोड होता है, जिला कोड होता है, ग्राम सभा या वार्ड जनसंख्या कोड। इसमें डाइस कोड 7, जिला कोड 4, ग्राम या वार्ड जनगणना कोड 9 और राज्य कोड 6, तो इसमें ये नहीं होता है। डीसीएफ क्या होता है, यूडाइस का सूचना पत्र। डीसीएफ एक भरना अनिवार्य है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे नहीं भरने पर किसे सूचना दी जाती है, तो डीसी ऑफिस में सूचना दी जाती है, यानी डीसी को सूचना दी जाती है। राजस्थान में डाइस की नोडल एजेंसी है RCEE। यूडाइस का उद्देश्य नहीं है शिक्षा का प्रसार करना, ये क्या है, यूडाइस का उद्देश्य नहीं है। बाकी अपना ये नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट है, अपना चैप्टर कंप्लीट है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।